तो बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 2 का जो पहला भाग था उसमें हमने पढ़ा था कि यूरोप में जो नए वैचारिक परिवर्तन हो रहे थे वो किस प्रकार के वैचारिक परिवर्तन थे, जिसमें 3 प्रमुख विचारधाराएं हमारे सामने उभर कर आई थी: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधारा। इन विचारधाराओं के बारे में हमने पढ़ा और इनके द्वारा हमने यह ज्ञात हुआ या हमें पता चला कि किस प्रकार से समाज जो है यूरोप का वो पूर्ण रूप से बदलाव चाहता था, किस प्रकार से बदलाव की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रहा था समाज। लेकिन समाज को बदलने के लिए सिर्फ ये विचारधाराएं काफ़ी नहीं थी, लोगों की जो मनोवृत्ति है वो परिवर्तन होने का ही कारण नहीं था, इसके पीछे अन्य भी कारण थे, जिसमें क्या है, सबसे मुख्य जो कारण माना जाता है यूरोप के बदलाव का वो माना जाता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यानी औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिक क्रांति जो यूरोप के अंदर हुई थी उसके कारण किस प्रकार के परिवर्तन आए, जो ऊपर के वैचारिक परिवर्तन हमने पढ़े थे उस पर इस औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव था, और इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण जो यूरोप का समाज था या देश थे वो किस प्रकार के विचारधारा को अपनाना चाहते थे, पूंजीवादी या समाजवादी, क्या है, बाद में जाकर 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, जो क्या है इस औद्योगिक क्रांति के कारण ही बंटने या बांटने का कार्य होता है। तो चलिए अपने क्या है अब सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि पता चला हमें कि औद्योगिकरण होता है, औद्योगिक क्रांति जब यूरोप में होती है, ठीक है, 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद, तो अब क्या है, जो यह जो दौर था वो गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव वाला था। इस दौर में क्या हो रहा था, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होने के पीछे कारण क्या था कि अब क्या है, नए शहर बसने लगे थे, आए दिन क्या है शहर बसने लगे थे। साथ ही शहरी आबादी लगातार बढ़ रही थी। शहरी आबादी भी क्या है, लगातार बढ़ रही थी, और इस शहरी आबादी के बढ़ने के कारण क्या था, शहरों में बेरोजगारी, गंदगी, भूखमरी, क्राइम या अपराध, ये सब भी क्या है लगातार बढ़ रहे थे। क्योंकि अब क्या है, यूरोपीय समाज जो था वो एक आर्थिक समाज बनने का प्रयास कर रहा था। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या है, अब सभी लोग जो है वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना चाहते थे, सभी लोगों क्या है अपने जीवन स्तर को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते थे। जब औद्योगिक क्रांति आती है तो शहर बसना शुरू होते हैं, और शहरों में क्या है मजदूर जाकर क्या है बसना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी गंदी बस्तियाँ या अपने कह सकते हैं वो बस्तियाँ बनाते हैं, और उत्तम व्यवस्था न होने के कारण क्या है उन बस्तियों में क्या है गंदगी लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण वो क्या है एक रूप से गंदी बस्तियों के रूप में उभर कर आना शुरू हो जाती है सामने, जिसके कारण क्या है शहरों में बेरोजगारी बढ़ती जाती है, क्योंकि मजदूर बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ व्याप्त हो चुके थे। इसके पीछे का कारण इसके कारण क्या हो गया था कि मजदूर ज़्यादा संख्या बढ़ गई थी, तो क्या है कार्य के घंटे या कार्य करने के घंटे लगातार बढ़ रहे थे। यानी जो शिफ्ट होती है, कार्य करने की पारी होती है, जैसे 8 घंटे काम करना होता है किसी कर्मचारी को, तो वो कार्य करने के घंटे जो थे वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन बदले में मजदूरी या जो मज़दूरों की आमदनी थी वो क्या है बदले में मजदूरी कम होती जा रही थी। क्योंकि अब क्या है
मज़दूर शहरों में क्या है लगातार आकर बस रहे थे, मज़दूरों की संख्या बहुत हो चुकी थी। अब जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, फैक्ट्री के जो मालिक थे, उनको क्या है मज़दूर आसानी से प्राप्त हो रहे थे। वो क्या है मज़दूरों के लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। दूसरा क्या है मज़दूर बढ़ने के कारण क्या है उनको ज़्यादा संपत्ति निवेश नहीं करनी पड़ती थी मज़दूरों को ढूंढने के लिए, श्रम को ढूंढने के लिए। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में लाकर खड़ा कर दिया। यानी अब क्या है मज़दूर कौन बन गया था, घर की औरतें भी मज़दूर बन चुकी थी, पुरुष भी मज़दूर थे, यहाँ तक कि बच्चे भी मज़दूरी करने लगे थे। क्योंकि आर्थिक क्या थी, मंदी आ चुकी थी। और आर्थिक मंदी कब बढ़ जाती थी, जब कारखानों या फैक्ट्रियों में तैयार माल की कीमतों में गिरावट आने से आर्थिक मंदी आ जाती थी, या जो आर्थिक स्तर था मज़दूरों का या मज़दूरी थी वो लगातार कम हो जाती थी। कहने का कारण ये कहने का आशय यह है कि जैसे ही औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आती थी तो आ जाने से क्या है बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। जैसे ही इनकी मांग में कीमतों में और मांग में यानी डिमांड भी क्या है इनकी कम हो जाती थी, गिरावट आ जाती थी, तो बेरोजगारी बढ़ जाती थी। कैसे बेरोजगारी बढ़ जाती थी भाई, कि जो मज़दूर थे, मज़दूरी करने वाले, उनको क्या है फैक्ट्रियों के जो मालिक थे वो हटा दिया करते थे कि भाई अब हमें और ज़्यादा प्रोडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें और उत्पादन नहीं करना है, जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना हो चुका है, और जितना बना है उसकी भी क्या है मांग में गिरावट आ चुकी है, कमी आ चुकी है, अब हमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे जैसे एक फैक्ट्री के लगभग आधे से ज़्यादा मज़दूर एक साथ क्या हो जाते थे, बेरोजगार होते थे, यानी उनका जो कार्य था वो फिक्स नहीं था। इसी के कारण यानी आर्थिक तंत्र जो था वो बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा था, और इसीलिए आवास और साफ़ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। और उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने में लगे थे। यानी जो दोनों विचारधाराएं थी, चाहे वो रेडिकल है चाहे वो उदारवादी विचारधारा है, दोनों के पास इस बात का हल नहीं था कि वो इस आर्थिक संकट को किस प्रकार से संभाले, या जो आर्थिक मंदी आ रही है उसको किस प्रकार से संभाले, बेरोजगारी की समस्या को किस प्रकार से हटाए, ठीक है, भूखमरी या अपराध का तंत्र जो बढ़ता जा रहा था उसको किस प्रकार से कम करें। लगभग सभी उद्योग क्या है व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी सभी के क्या है प्राइवेटाइजेशन हो गया चुका था, स्वामित्व क्या था, व्यक्तिगत था, ठीक है। यानी सरकारी जो कारखाने थे जिनके द्वारा क्या है मज़दूरों को एक बेसिक पगार मिलते रहे, क्या है उनको कुछ सरकारी सहायता मिलती रहे, ऐसा प्रकार का कोई समाधान उनके पास नहीं था। उनके जो रेडिकल और उदारवादी लोग थे उनके पास भी क्या है काफ़ी संपत्ति थी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग क्या है नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार व औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की, इसीलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ होगा और नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। यानी उदारवादी और रेडिकल दोनों क्या चाहते थे कि मजदूर स्वस्थ होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? पूंजीपति या समाज जो है उसको इस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये स्थिति होनी चाहिए उनके अनुसार
लेकिन ये स्थिति बन नहीं रही थी क्योंकि ये सारी समस्याएं उनके सामने ज्यों की त्यों खड़ी थी। समाज बदलना चाहता था, विचारों में बदलाव आ रहा था, लेकिन वास्तविकता में बदलाव लाने के लिए यहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो वास्तविक रूप से क्या है इस प्रकार की बड़ी समस्याओं को वो बदल सके। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की उनके पास नीति नहीं थी। तो भरपूर लाभ लिया जा सकता था अगर मजदूर पढ़ा लिखा होगा, अगर वो स्वस्थ होगा तो। इसके साथ साथ वो चाहते थे, इनकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में गहरा विश्वास रखते थे वो। व्यक्तिगत प्रयास लगातार होने चाहिए, श्रम लगातार बढ़ता जाना चाहिए और उद्यमशीलता यानी लगातार क्या होनी चाहिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा लगातार मिलना चाहिए। इस बात के वे क्या थे, पक्षधर थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी हो, तो उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। यानी इनके अनुसार क्या था, सभी स्वतंत्र हों, क्या है, स्वतंत्र रूप से काम कर सके, सभी के पास पूंजी हो, सभी के पास पूंजी हो यानी धन हो, ठीक है, सभी को रोजगार मिले, रोजगार मिले तो क्या होगा, समाज बदल सकता है या समाज का बदलाव हो सकता है। लेकिन वो ऐसा चाहते थे, उनकी ऐसी नीति थी। वास्तविकता क्या थी वो हमारे सामने है, जो हमने पढ़ी थी कि नए शहर बच चुके थे और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी के कारण क्या है, भूखमरी, गंदगी और अपराध क्या है लगातार बढ़ रहे थे। ये उनकी नीति थी कि सभी को रोजगार मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी के पास पूंजी हो। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या है, बदलाव करने के लिए पहले वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए, उसमें बदलना चाहिए। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआत के दशकों में क्या होता है, समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष क्या है, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद होने लगे थे। यानी अब क्या है, लोगों के पास सिर्फ इस प्रकार की विचारधारा के रखने वाले लोगों की सहायता करना, उनका समर्थन करने के अलावा कोई विचार नहीं था, उनके पास कोई उपाय नहीं था कि वो बस इनकी समर्थन कर सकते थे। इस प्रकार की पार्टियां जो बनी हुई थी उनका वो क्या कर सकते थे, सिर्फ समर्थन कर सकते थे। वो चाहते थे कि अगर हम इनका समर्थन करेंगे तो शायद इस स्थिति में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। और ऐसा वो कर रहे थे लगातार अपने समर्थन के द्वारा। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। यानी 1815 के बाद, जैसे कि देखा हमने, 1815 के बाद क्या होता है, वियना कांग्रेस, ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री था, ठीक है, मेटरनिक के द्वारा की गई वियना कांग्रेस के द्वारा जो जर्मनी, इटली या फ्रांस जैसे जो देश थे, वहाँ पर जिस प्रकार की सरकारें या जिस प्रकार की सत्ता सामने आई थी, क्योंकि मेटरनिक ने क्या है, दोबारा से राजतंत्र को स्थापित करने का उपाय निकाला था और उस उपाय के तहत क्या था, जनता का शोषण फिर से शुरू होना प्रारंभ हो गया था। तो मेटरनिक की विचारधारा के कारण जो दोबारा से राजा बनने चाहते थे, उनको राष्ट्रवादी, उदारवादी या इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले जो लोग थे, वो दोबारा से उन राजाओं का तख्ता पलट करना चाहते थे, ताकि दोबारा से क्या है, राष्ट्रों की स्थापना, ऐसे राष्ट्रों की स्थापना हो सके जो क्या है, राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा संचालित हों। तो उसके लिए वो क्या है, लगातार इस प्रकार के कार्य करते हैं। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजीनी ने यही लक्ष्य प्राप्त किया था। मेजीनी, ये वो नाम है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सबसे ज़्यादा चर्चा कब होती है, इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के समय गिसेप्पे
मेजिनी जो है वो इसी प्रकार का विचारक परिवर्तन या अपने समय का क्या है जो राष्ट्रवादी विचारों को समर्थन करवाने वाला, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरने वाला, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का उजागर करने वाला जो व्यक्ति था वो था गैसीसिपी। और इसने शुरू कब किया? 1815 के बाद से अपना कार्य शुरू किया और अंत में इटली के एकीकरण के रूप में क्या है इसको सफलता प्राप्त होती है मेजिनी को, जो क्या है गैरीबोल्डी, काउंट केबर की सहायता से इटली का एकीकरण होता है और वो एक राष्ट्रवादी राष्ट्र का निर्माण करने में क्या है सफल रहता है गैसीपी मेजिनी। तो इस प्रकार के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो उस समय उभर कर आ रहे थे, जो राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा ही राष्ट्र का संचालन हो ऐसा चाहते थे। और इसका क्या है वर्णन हमें क्या है संपूर्ण यूरोप के इतिहास के दौरान करना पड़ता है। और इसी के साथ क्या है इसके विचारों से क्या है सिर्फ भारत नहीं संपूर्ण विश्व जो था वो प्रभावित हुआ और इसके विचारधारा के अनुसार क्या है उन्होंने अपने राष्ट्र में परिवर्तन करने का कार्य किया। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। इस पॉइंट में अभी तक हमने क्या है सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ा है और औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है कि औद्योगिक समाज कैसा था, गरीब, बेरोजगार, भूखमरी से त्रस्त था और उसमें क्या था सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे कौन है रेडिकल और उदारवादी विचारधारा के लोग, जो चाहते थे कि सभी के पास रोजगार हो, सभी को क्या है स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी के पास पूंजी हो। ठीक है, तो जिस समाज में आर्थिक स्थिति कमजोर थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, जो लोग थे वो स्वतंत्र नहीं थे, उसका क्या है परिवर्तन करना चाहते थे। अब क्या है इस स्थिति के कारण यानी जब गरीबी, भूखमरी और आर्थिक मंदी क्या है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, उस स्थिति के कारण क्या है यूरोप में समाजवाद का उदय होता है, यूरोप में समाजवाद का आना शुरू होता है। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या थी? समाजवाद थी। यानी उदारवादी विचारधारा भी क्या है एक समय पर जाकर जो पूंजीवादी सोच आती है वहाँ पर वह समाप्त होती है, वह पूंजीपतियों के पक्ष में थी। रेडिकल विचारधारा थी वो भी एक जगह पर जाकर समाप्त इस प्रकार से हो जाती है कि जहाँ माइनॉरिटी का या जो निम्न तबका है अगर उसकी संख्या ज़्यादा है तो वह अपनी विचारधारा को मनवा सकती थी रेडिकल के अनुसार। इसी के कारण क्या होता है इन दोनों का समस्याओं का निजात निकालने के लिए एक अलग विचारधारा समाजवादी विचारधारा या समाजवाद की विचारधारा सामने आती है, जो क्या है भविष्य की विचारधारा के रूप में जानी जाती थी उस समय। भविष्य की शासन प्रणाली या विचारधारा। ऐसा क्यों मानते थे वो लोग कि अगर भविष्य में इस प्रकार की विचारधारा को अपना लिया जाए तो यह दोबारा से इसको बदलना नहीं था। यह विचारधारा जो थी वो भविष्य की समाजवाद की विचारधारा थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी इस विचारधारा का सबसे पहला जो लक्ष्य क्या था वो निजी संपत्ति का विरोध, निजी संपत्ति का विरोध। वो ऐसा कतई ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि संपत्ति जो है वो एक निजीकरण का क्षेत्र रह जाए। वो संपत्ति को सार्वभौमिक रूप से सभी को प्रदान करना चाहते थे। सामाजिक रूप से क्या है सभी को संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग विशेष का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। यानी वो निजी स्वामित्व जो संपत्ति का है उसको सारी समस्याओं का जड़ मानते थे। किस कारण से मानते थे कि अगर संपत्ति का निजीकरण होगा तो क्या है पूंजीपति लोग बढ़ेंगे, कारखाने बढ़ेंगे और जो गरीब लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो निजी स्वामित्व होगा किसी संपत्ति किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो वह स्वयं का उद्धार करेगा, स्वयं की क्या है जो उन्नति करने का तरीका है उसका प्रयास करेगा वो। अन्यथा जो क्या करना चाहिए उसको, जो मजदूर वर्ग उसके यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कर्मचारी वर्ग जो कार्य कर रहा है उसका उद्धार करने के बजाय वो क्या है निजी उद्धार करने का प्रयास करेगा। इसीलिए वो क्या करते थे निजी संपत्ति का विरोध करते थे और इसीलिए वो मानते थे कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है निजी स्वामित्व ही है। वो ऐसा तर्क देते थे कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब होता है। साधारण सी बात है, संपत्ति सभी के पास होती है जो दूसरों को नौकरी देते हैं और उसके नौकरी कर कर के है जो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, वो अपना कार्य चलाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कमी क्या आती है कि
जो संपत्तिधारी व्यक्ति है वो सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रखता है, ठीक है। यानी कोई भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, कोई बड़ी संस्था का मालिक है, तो वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों के फ़ायदे की बात कम सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उनको क्या है, उनका विकास हो सके, उनका कर्मिक विकास बढ़े, उनकी दैनिक जीवन जो है उसमें उन्नति हो, नहीं, वो यह चाहता है कि सिर्फ उसका फ़ायदा किस प्रकार से बढ़ जाए, सिर्फ और सिर्फ यह नीति रहती है। इसी नीति के कारण क्या है, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो विरोध करते थे निजी संपत्ति का। वह उनके बारे में नहीं सोचता, वह संपत्ति के उत्पादनशील बनाए रखता है, बनाने की प्रयास करता है। वह सिर्फ क्या है, अपनी संपत्ति को उत्पादनशील, यानी अपनी जितनी संपत्ति है उससे दुगना वो धन या प्रॉफिट प्राप्त कर सके, फ़ायदा प्राप्त कर सके, वो इस प्रकार का विचार रखते थे निजी संपत्ति वाले लोग। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बराबर जो लोग साथ में उनके काम कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, उनकी संपत्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके कुछ फ़ायदा हो। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकेगा। यानी दूसरा वो क्या चाहते थे, साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करना। यानी अगर संपत्ति का क्या होना चाहिए, साझापन होगा, संपत्ति क्या है, समाज की होगी, तो क्या है, सभी लोग अपने हितों के बारे में नहीं सोचकर क्या है, सबके हितों के बारे में क्यों सोचेंगे, क्योंकि वो सारों की क्या है, संपत्ति है, वो स्वयं किसी एक की नहीं है। इसीलिए वो क्या चाहते थे कि साझा संपत्ति हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से क्या होगा, ध्यान दिया जाएगा। अगर व्यक्ति की जो संपत्ति है वो व्यक्ति की न होकर क्या किसकी होगी, पूरे समाज की होगी। उन्होंने बड़े पैमाने पर क्या है, इस प्रकार के अभियान चलाए जिसके तहत क्या हो, निजी संपत्ति ना रहे किसी की, वो साझा संपत्ति रहे। इस प्रकार के विचारों के लिए उन्होंने क्या है, कई आंदोलन किए। अब उसके लिए क्या है, अलग अलग जो विचारक हुए थे इस नीति को बढ़ाने के लिए, उनके बारे में पढ़ते हैं। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, ठीक है। सामूहिक उद्यम यानी औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन सामूहिक रूप से सभी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग थे। इसमें क्या है, सबसे पॉपुलर जो नाम आता है वो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन इसके लिए क्या थे, फेमस व्यक्ति थे, जो क्या है, ऐसा चाहते थे कि जो सामूहिक उद्यम है उसकी स्थापना होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने क्या है, इंडियाना में नया समन्वय यानी न्यू हार्मोनी, पहली चीज़ तो इंडियाना, आज कहते हैं उसको अमेरिका, उसके अंदर नया सामंजस्य यानी न्यू हार्मोनी, नया सामंजस्य नामक क्या है, इस प्रकार का उद्यम स्थापित किया बड़े बड़े स्तर पर और समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। इस प्रकार के एक नए समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। क्या है, एक बड़े उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, जिन्होंने इंडियाना यानी अभी का अमेरिका, उसमें इस प्रकार का क्या है, एक नया अभियान चलाया, नया सामंजस्य यानी न्यू हार्मोनी नामक। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी के द्वारा से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, यानी सामूहिक उद्यम के बारे में बात करें, यानी सामूहिक रूप से कार्य नहीं किया जा सकते वह व्यक्तिगत चहलकदमी या पहलकदमी के द्वारा। फ्रांस के लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। दूसरे व्यक्ति आते हैं अपने पास, लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार सामुदायिक या सामूहिक उद्यमों को
बढ़ावा दे, ठीक है, न कि व्यक्तिगत, यानी जिन पर सिर्फ क्या है एक पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार है उनको क्या है बढ़ावा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि किसको बढ़ावा मिलना चाहिए, सरकार को सामुदायिक और या सामूहिक उद्यम जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। इनकी नीति के अनुसार ये चाहते थे कि अगर व्यक्ति ऐसा चाहे कि वो सामुदायिक रूप से एक सामूहिक उद्यम की स्थापना करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। उसको अपनी सारी संपत्ति क्या है समाज में बांटनी पड़ेगी, बराबर हिस्सों में करना पड़ेगा उसको, ठीक है, जिसमें क्या है असंतुष्टि व्याप्त हो सकती है, झगड़ा हो सकता है किसी प्रकार का, ठीक है। तो एक यह कार्य जो था वो व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या है लुई मानते थे। वो किसके आधार पर होना चाहिए, सरकार के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इनकी यह नीति थी लुई ब्लॉक की। यानी हमारे पास क्या है दो व्यक्ति आ जाते हैं, रॉबर्ट ओवेन जिन्होंने इंडियाना में न्यू हार्मोनी स्टार्ट की थी, और दूसरे लुई ब्लॉक जो सरकारी रूप से क्या चाहते थे, सामूहिक उद्यमों की स्थापना करवाना चाहते थे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिल कर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के लिए किए गए हिसाब में आपस में बांट लेते थे, यानी कार्य बराबर लाभ बराबर, वह इस प्रकार की नीति को चाहते थे। यानी कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या होगा, कोऑपरेटिव सिस्टम या सामूहिक उद्यम के अंतर्गत क्या है, सभी क्या है मिलकर किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे, बराबर रूप से उनका कार्य होगा, और लाभ भी क्या है सभी में क्या है आपसी रूप से मिल बांट कर उनका लाभ उनको प्राप्त किया जाना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा वो चाहते थे। कार्ल मार्क्स नेक्स्ट जो आते हैं अपने, वो आते हैं कार्ल मार्क्स, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इनकी नीति मार्क्सवादी नीति कहलाती है। और दूसरे फ्रेडरिक एंजल्स, फ्रेडरिक एंगल्स या एंजल्स, ये दो क्या है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं समाजवादी नीति के लिए उस समय, ठीक है। इन्होंने क्या है नए तर्क पेश किए थे। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। साधारण सी बात इनके द्वारा कही गई थी कि औद्योगिक समाज ही क्या है पूंजीवादी समाज है। यानी जब तक क्या है औद्योगिकरण का यह तंत्र बने रहेगा जिसमें सिर्फ पूंजीवादियों को फ़ायदा हो, तब तक क्या है ऐसा ही चलता रहेगा। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स निष्कर्ष निकाल कर कहते हैं कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह के मुनाफे का संचय करते रहेंगे तब तक क्या है मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यानी फ़ायदा जो होता है किसी भी उत्पादन के दौरान, तो उसका संचय न करके पूंजीवादी लोग क्या करें, उनको बराबर रूप से क्या है मजदूरों में बांटे, तब क्या है ऐसा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा वो चाहते थे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करवाने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व हो। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज बताया। भविष्य के समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट समाज के बारे में बताया कि साम्यवादी विचारधारा
के द्वारा ही क्या है इस प्रकार के नए समाज का निर्माण होना चाहिए, जिससे क्या है पूंजीपति वर्ग का अधिकार पूरे शासन तंत्र पर, पूरी पूंजी पर न रहकर मजदूरों का सामाजिक रूप से, यानी प्रत्येक वर्ग का क्या हो सामाजिक रूप से सार्वभौमिक क्या है उनका अधिकार होना चाहिए। कम्युनिस्टिक या समाजवादी विचारधारा क्या है ये सबसे प्रबल विचार थे। ठीक है, तो अभी क्या है समाजवाद को किस प्रकार से क्या है समर्थन मिलता है, किस प्रकार से कब जाकर समाजवाद क्या है अपनी उन्नति को प्राप्त करता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में जान